गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की साइंस, जिसमें अपना लेसन चल रहा था जो छठा लेसन। ये हमारा 7वां पार्ट है जीव प्रक्रम का, ठीक है। जिसमें कल अपन ने देखिए श्वसन के बारे में पढ़ा और उसके पहले 2 दिन मानव के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था, पाचन क्रिया। कल श्वसन के बारे में अपन ने पढ़ा, श्वसन क्या होता है। लास्ट में अपन ने एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कैसे होता है, एडीपी में फॉस्फेट जुड़ने से क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए आगे इसकी कुछ लाइनें बची हैं, वो अपन लिखते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं उसी के आगे ही आप अपने नोट्स में लिखते रहिएगा। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 व O2 के आदान प्रदान जो होता है वो विसरण द्वारा होता है, ठीक है। CO2 व O2 का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। CO2 और ऑक्सीजन O2 का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। रात्रि में प्रकाश संश्लेषण न होने पर CO2 का निष्कासन मुख्य क्रिया होती है। रात के समय जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है ना, तब CO2 का निष्कासन पौधे द्वारा जो मुख्य क्रिया होती है, ठीक है। रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होने पर CO2 का निष्कासन मुख्य क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो CO2 का ग्रहण तो होता नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ CO2 त्यागी जाती है और ऑक्सीजन को ली जाती है, ठीक है। देखिए दिन में श्वसन से निकली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। दिन के अंदर जो श्वसन क्रिया, पौधे की श्वसन क्रिया से निकली हुई जो CO2 गैस होती है वो प्रकाश संश्लेषण में काम में ली जाती है, अतः CO2 नहीं निकलती है, इसलिए पौधे से CO2 निकलती नहीं है तथा जलीय जीव जल से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, तथा ऑक्सीजन का निकलना मुख्य होता है। दिन के अंदर तो क्या होता है कि श्वसन से निकले CO2 प्रकाश संश्लेषण में काम आ जाती है, तो CO2 बाहर निकलती नहीं है, तो मुख्य क्रिया ऑक्सीजन का निकलना होता है, ठीक है। रात में तो मुख्य क्रिया कौन सी है, CO2 का निकलना। दिन में श्वसन से मुक्त, श्वसन से निकली CO2 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है, प्रकाश संश्लेषण में होता है में प्रयुक्त हो जाती है, अतः CO2 बाहर नहीं निकलती है। अतः क्या होता है, CO2 नहीं निकलती, अतः CO2 नहीं निकलती है, जिससे O2 का निकलना दिन में मुख्य क्रिया होती है। O2 का निकलना मुख्य क्रिया होती है, ठीक है। स्थलीय जीव वायुमंडल से तथा जलीय जीव जल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। हम जानते हैं हम स्थलीय जीव है तो वायुमंडल से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, लेकिन जो पानी के अंदर रहते हैं वहां तो वायुमंडल होता नहीं, तो वो जल के अंदर H2O से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जल से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। स्थलीय जीव वायुमंडल से तथा जलीय जीव जल से O2 प्राप्त करते हैं, O2 प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए
जल में O2 की मात्रा, वायु में O2 की मात्रा में बहुत ही कम होती है। वायुमंडल के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो जल की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, अतः जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल की तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की तुलना में भी कम होती है। ठीक है, तो देखिए जलीय जीवों सॉरी जल में ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में कम होती है, अतः जलीय जीवों की श्वसन दर भी स्थलीय जीवों की तुलना में कम होती है, स्थलीय जीवों की तुलना में कम होती है। ठीक है, आगे देखिए, ऑक्सीजन व CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय एक सतह के आर पार होता है। ठीक है, एक सतह के आर पार क्या होता है, एक सतह होती है, उसके चारों तरफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आर पार होता है। यह सतह बहुत पतली व मुलायम होती है। ठीक है, तो देखिए O2 व CO2 का आदान प्रदान का विनिमय एक सतह के आर पार होता है। यह सतह पतली व मुलायम होती है, पतली व मुलायम होती है। ठीक है, इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर होती है, यह सतह शरीर के अंदर होती है, क्योंकि बाहर यह बहुत ही मुलायमन होती है, तो इसकी रक्षा करने के लिए यह शरीर के अंदर पाई जाती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह सतह के अंदर पाई जाती है, यह शरीर के अंदर पाई जाती है। अब देखें, ये तो था हमारे श्वसन के बारे में कल और आज अपन ने नॉर्मल सी जानकारी प्राप्त की। अब मानव में श्वसन तंत्र और क्रियाविधि कैसे होती है इसका पढ़ते हैं अपन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखें, देखिए आगे अगला है हमारा मानव श्वसन तंत्र एवं क्रिया विधि। तो चर्चा करते हैं अपन इसकी मानव श्वसन तंत्र एवं क्रिया विधि। ठीक है, सबसे पहले अपन मानव श्वसन तंत्र होता कैसा है वो देख लेते हैं, 1 मिनट लगेगा अपन को। ठीक है,
तो देखिए इस प्रकार का हमारा मानव श्वसन तंत्र होता है। आपको अभी भी लग नहीं रहा होगा कि ये कैसा मानव श्वसन तंत्र है। तो ये ऐसा हमारा मानव श्वसन तंत्र होता है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार का हमारा मानव श्वसन तंत्र होता है, ठीक है। अब मानव श्वास कैसे लेता है इसको अपन देखते चलते हैं। मानव श्वसन तंत्र होता है, ठीक है। ये नीचे एक चीज होती है मोस्ट इंपोर्टेंट, उसको जिसको अपन कह सकते हैं वो चीज, ठीक है। अब क्या होती है कैसे होती है वो देखते चलेंगे अपन। मानव श्वास कैसे लेता है सबसे पहले, ठीक है। नाक, जिसे नासा कहते हैं, ठीक है। नासा, नाक के द्वारा श्वास लेते हैं। और कभी कभी जुकाम में नाक बंद हो जाती है तो अपन किससे श्वास लेते हैं, मुख से श्वास लेते हैं, ठीक है। तो ये मुख अपन मान लो, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, मुख, ठीक है। फिर नासा के आगे जो ये पाया जाता है, ठीक है, ये वाला भाग वो होता है अपना नासा गुहा, ठीक है। ये आगे दो छेद होते हैं उन्हें अपन नासा द्वार कहते हैं। तो इसको नासा को नासा द्वार ही कह लेते हैं, ठीक है। नासा द्वार, वो छेद जो हमारे होते हैं वो नासा द्वार होते हैं, ठीक है। मुख के पीछे की जो गुहा होती है उसे मुख गुहा कहते हैं, अपन जानते हैं, ठीक है। मुख गुहा के आगे क्या पाई जाती है, ग्रसनी पाई जाती है, ठीक है। ये जो भाग होता है वो होता है ग्रसनी, ग्रसनी होती है। इस ग्रसनी के अंदर अपन क्या पाया जाता है, कंठ पाए जाते हैं, जिसे अपन स्वर यंत्र कहते हैं, जिसे हमें बोला जाता है, ठीक है। फिर देखिए आगे, देखिए आगे ये पूरी लंबी सी हमारी एक श्वास नली होती है। क्या होती है, श्वास नली, ठीक है। इस श्वास नली में इस प्रकार से सी आकार के छल्ले या उपास्थि पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें देखिए उपास्थि वलय होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, उपास्थि वलय, उपास्थि वलय होते हैं, जो इस श्वास नली को क्या करते हैं, पिचकने से रोकते हैं, पिचकने से रोकते हैं, ठीक है। आगे ये श्वास नली बढ़ती है और फेफड़ों में चले जाती है, ये कहलाते हैं हमारे फुफ्फुस, ये कहलाते हैं हमारे फुफ्फुस, ठीक है। ये श्वास नली आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। किसमें भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। इन दोनों भागों को क्या कहते हैं अपन, इन दोनों भागों को कहते हैं श्वसनी। क्या कहते हैं, श्वसनी, श्वसनी कहते हैं। ये श्वसनी आगे जाकर और छोटे छोटे भागों में बढ़ती है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इन्हें अपन कहते हैं श्वसनिका, इनको अपन कहते हैं, ये जो चीजें हैं उन्हें अपन कहते हैं श्वसनिका, ठीक है, श्वसनिका कहते हैं, ठीक है। और ये श्वसनिकाएं आगे, ठीक है, आगे ये और भी छोटी छोटी इन फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे नलिकाओं में, सूक्ष्म नलिकाओं में चली जाती है, ठीक है। ये इस प्रकार से, इस प्रकार से इनको अपन कहते हैं कूपिका कोश। ये आखिरी भाग है हमारे श्वसन तंत्र का, वायु कूपिका या कूपिका कोश कहते हैं, ठीक है। ये नीचे पाया जाता है हमारा डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम पाया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, हम नासा द्वार द्वारा क्या करते हैं, सारा का सारा वायु अपन अंदर लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के रूप में। अब ये वायु हमारे चारों तरफ की शुद्ध होती है, नहीं होती। इसमें कई सारी धूल मिट्टी के कण, जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु तो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, वो भी होते हैं, ठीक है। तो वो भी वायु के साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस नासा गुहा के अंदर होता है, देखो बाल होते हैं, ठीक है, श्लेष्मा पाया जाता है, बाल और श्लेष्मा दो चीजें पाई जाती हैं, ठीक है।
बालों से क्या किया जाता है, जैसे छलनी होती है वैसे छल जाते हैं ये बाल, ठीक है। फिर भी अगर कुछ कण धूल मिट्टी के आगे चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, श्लेष्मा में, नाक के चारों तरफ श्लेष्मा ग्रंथियां होती है तो श्लेष्मा स्रावित करती है, चिकना पदार्थ स्रावित, चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है, ठीक है। वो श्लेष्मा क्या करता है, उन धूल मिट्टी के कणों को चिपका लेता है और अपन देखते हैं नाक से कई बार कचरा बाहर आता है। वो कचरा कौन सा होता है, ठीक है, वो कचरा होता है वायुमंडल से जो वायु अपन ने ऑक्सीजन ली है वायु के रूप में, ठीक है, वो वायु के साथ जो भी कचरा वचरा गया वो यहाँ रुक जाता है और अंदर एकदम स्वच्छ शुद्ध वायु ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। आगे ये देखिए नासा गुहा से ये जाती है ग्रसनी में, कंठ के अंदर, कंठ के अंदर जाती है, ठीक है। ग्रसनी में क्या होता है, वही एपिग्लोटिस होता है जो ग्रास नली पे डग लगा देता है आगे जाने, और श्वास सारी जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ चली जाती है, हमारी ग्रसनी से आगे श्वास नली में चली जाती है। श्वास नली में देखिए उपास्थिल वलय होते हैं ये कंठ के समान, ठीक है, कंठ के नीचे, ये आप ऐसे दबा के देखोगे अपने तो ये दबेगी नहीं है। श्वास नली के अंदर ये क्या है, ऐसा ये हड्डी के समान जो वलय के समान ऐसे गोल सी आकार के छल्ले होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं, ठीक है। आगे देखिए श्वास नली देखिए फेफड़ों में प्रवेश करते वक्त दो भागों में बढ़ जाती है। आगे श्वास नली जो होती है ये फेफड़ों में जब प्रवेश करती है फुफ्फुस में, ठीक है, तो दो भागों में बढ़ जाती है जिसे अपन श्वसनी कहते हैं, ठीक है। अब तो ऑक्सीजन जो होती है आगे श्वसनी में जाती है, श्वसनी आगे और छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं श्वसनिका, ठीक है। श्वसनिका आखिर में जाकर बहुत ही सूक्ष्म नलिकाओं में बढ़ जाती है जिसका नाम अपन कहते हैं श्वसनी कूपिका या वायु कूपिका या कूपिका कोश कहते हैं, ठीक है। ये और नीचे होता है डायफ्राम जो मेन कार्य करता है, कैसे करता है वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में अपन लिखते हैं अच्छे से, ठीक है, लिखते हुए चलते हैं साथ में। तो देखिए ये अपना साइड में पड़ा रहने दें इसको। देखिए आगे अपन चलते हैं, वायु हमारे शरीर में नासा द्वार द्वारा आती है, नासा द्वार द्वारा जाती है। वायु हमारे शरीर में नासा द्वार द्वारा क्या करती है, प्रवेश करती है। वायु हमारे शरीर में नासा द्वार द्वारा प्रवेश करती है। नासा द्वार द्वारा क्या करती है, वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है, ठीक है। नासा गुहा में उपस्थित जो महीन बारीक बाल होते हैं, ठीक है, बाल द्वारा वायु निस्पंदित होती है। निस्पंदित अर्थात वो छानी जाती है, स्वच्छ की जाती है, जिससे वायु धूल व अशुद्धियां रहित हो जाती है, ठीक है। नासा गुहा में उपस्थित, नासा गुहा में उपस्थित महीन बालों द्वारा वायु निस्पंदित हो जाती है, वायु निस्पंदित हो जाती है, जिससे वायु धूल व अशुद्धियां रहित हो जाती है, जिससे वायु धूल व अशुद्धियां रहित हो जाती है, जिससे वायु धूल व अशुद्धियां रहित हो जाती है, ठीक है। नासा गुहा में श्लेष्मा की एक परत होती है अंदर की तरफ, ठीक है, जो निस्पंदन में सहायता करती है। ये श्लेष्मा की परत क्या करती है, धूल मिट्टी के कणों को चिपकाने की कार्य करती है, ठीक है। तो नासा गुहा में श्लेष्मा की परत होती है। नासा गुहा में एक श्लेष्मा की परत होती है जो निस्पंदन में सहायता करती है, जो निस्पंदन में क्या करती है, सहायता करती है, ठीक है।
आगे देखिए वायु जो होती है वो श्वास नली में कंठ से होते हुए फुफ्फुस तक जाती है। अभी अपन ने वायु ग्रहण करती है नासा गुहा में क्या क्या हुआ वो भी देख लिया। आगे ये वायु श्वास नली में जो कंठ से होते हुए, श्वास नली से कंठ से होते हुए नीचे कंठ जो होता है उससे होते हुए फेफस में, फेफड़ों में प्रवेश करती है। ठीक है, आगे वायु श्वास नली से, श्वास नली में कंठ से होते हुए, आगे वायु श्वास नली में कंठ से होते हुए फुफ्फुस या फेफड़ों में प्रवेश करती है। फुफ्फुस में प्रवेश करती है, फुफ्फुस में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, कंठ में क्या होते हैं, उपास्थि वलय होते हैं जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। इस श्वास नली के अंदर कंठ में श्वास नली, उपास्थि के वलय होते हैं जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। कंठ में उपास्थि के वलय होते हैं जो श्वास नली को पिचकने से रोकते, श्वास नली को क्या करते हैं, पिचकने से रोकते हैं। ठीक है, फुफ्फुस में प्रवेश करते समय जो श्वास नली होती है वो दो भागों में बढ़ जाती है जिन्हें श्वसनी कहते हैं। ठीक है, फुफ्फुस में जब प्रवेश करती है श्वास नली तो वो दो भागों में बढ़ जाती है जिसे अपन श्वसनी कहते हैं। ठीक है, फुफ्फुस में प्रवेश करते समय श्वास नली दो भागों में बंट जाती है जिन्हें श्वसनी कहते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। आगे श्वसनी और भागों में विभाजित होती है जिन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं। आगे ये श्वसनी और छोटे छोटे भागों में विभाजित होती है जिसे अपन श्वसनिकाएं कहते हैं। आगे यह श्वसनी और छोटे भागों में विभाजित होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें श्वसनिकाएं कहा जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं अपन, श्वसनिकाएं कहते हैं। ठीक है, उन्हें अपन श्वसनिकाएं कहते हैं। आगे नेक्स्ट देखिए अपन, फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। ठीक है, फुफ्फुस के अंदर जो मार्ग होता है वो छोटी छोटी बारीक बारीक नलिकाओं में विभाजित हो जाता है फेफड़ों के अंदर, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना बनाते हैं, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में आक्रांत अंतकृत हो जाते हैं या बनाते हैं, जिसे कोटिका कहते हैं, गुब्बारे जैसी संरचना बना देते हैं। ठीक है, फुफ्फुस में मार्ग छोटी छोटी फुफ्फुस में मार्ग छोटी और उससे भी छोटी और छोटी, ठीक है, नलिकाओं में विभाजित नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। ठीक है, और छोटी छोटी नलिकाओं में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता
हैं जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना बनाते हैं, जिसे कूपिका कहते हैं, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना बनाते हैं, जिसे कूपिका, अच्छी से नहीं, बहुत ज्यादा होती है संख्या में, इसलिए जिन्हें कूपिका कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं? कूपिका या कूपिका कोश कहा जाता है। कूपिका क्या कहती है? एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो जाता है। कूपिका क्या करती है? एक सतह बनाती है, एक सतह उपलब्ध करवाती है जिससे क्या हो जाता है? गैसों का विनिमय हो जाता है, एक सतह बताती है। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय होता है। ये सतह बनाती है आखिर की, ठीक है। कूपिका एक कूपिका वो जिससे क्या होता है? गैसों का विनिमय, गैसों का आदान प्रदान, CO2 ऑक्सीजन का आदान प्रदान आपस में सरलता से हो जाता है, ठीक है। कूपिका की भित्ति में देखिए रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। इस कूपिका की जो सतह में, कूपिका की भित्ति में, कूपिका की जो साइड वाली भित्ति, इसमें रुधिर वाहिकाओं का, ठीक है, रुधिर वाहिकाओं का एक जाल होता है, ठीक है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का एक विस्तृत या विस्तृत जाल होता है, एक विस्तृत जाल होता है कूपिकाओं की भित्ति में। जब हम श्वास अंदर लेते हैं, ठीक है, देखिए आगे, जब हम श्वास अंदर लेते हैं, जब अपन श्वास लेते हैं, जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो पसलियां ऊपर उठती है, ठीक है। पहले इस चीज को अपन लिखते हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो पसलियां ऊपर उठती हैं तथा फुफ्फुस, तथा क्या होता है? फुफ्फुस तथा पसलियां ऊपर उठती है और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिससे वायु गुहिका बड़ी हो जाती है, ठीक है, जिससे डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिससे वायु गुहिका क्या हो जाती है? जिससे वायु गुहिका बड़ी हो जाती है तथा वायु क्या हो जाती है? फुफ्फुस में भर ली जाती है, जिससे वायु गुहिका बड़ी हो जाती है तथा वायु फुफ्फुस में भर ली जाती है, जिससे वायु फेफड़ों में क्या हो जाती है? भर ली जाती है, ठीक है। वायु फुफ्फुस में भर ली जाती है, ठीक। आगे देखिए, अब पहले इस चीज को समझते हैं। ये 2 लाइनें क्या कहती है? जब हम श्वास अंदर लेते हैं, जैसे श्वास अंदर लो, तो देखिए हमारी जो यहाँ की पसलियां हैं, पसलियां कौन सी होती है? ये वाली होती है, ये ऊपर की तरफ उठती है, जैसे नॉर्मल। अभी आप भी ट्राई करें, श्वास अंदर लेते हैं ये, तो पसलियां ऊपर उठती है, और जो डायफ्राम होता है ये वाला, ये इस गोलाई में होता है, वो एकदम चपटा हो जाता है, इस प्रकार से एकदम सीधा हो जाता है, ठीक है। ये इस गोलाई में होता है, ठीक है। जैसे ही अपन
श्वास लेते हैं, ये क्या होता है, चपटा हो जाता है, जिससे क्या होता है, वायु फेफड़ों में भर जाती है, जिससे वायु कोशिका, वायु जो कोशिका होती है ये बहुत बड़ी हो जाती है और वायु अंदर की तरफ भर ले जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले आप इसका, ये थोड़े सा आगे देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं, देखो आगे और क्या होता है। तो इस प्रकार से वायु अंदर भर ली जाती है। ठीक है, रुधिर क्या करता है, शेष शरीर से CO2 कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। इसी समय जब वायु अंदर भर ली गई है, ऑक्सीजन अंदर लेके गई है, तो खून क्या करता है, रक्त शेष पूरे शरीर से क्या करता है, CO2 कुपिकाओं तक छोड़ने के लिए लाता है। रुधिर शेष शरीर से CO2 कुपिकाओं तक छोड़ने के लिए लाता है, छोड़ने के लिए लाता है। ठीक है, केशिकाओं द्वारा जो रुधिर लाई गई CO2, ठीक है, केशिकाओं द्वारा रुधिर में लाई गई CO2 तथा कुपिकाओं द्वारा लाई गई ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है, केशिकाओं, अब रुधिर के अंदर केशिकाओं द्वारा रुधिर में लाई गई CO2 तथा कुपिकाओं द्वारा लाई गई O2 का आदान प्रदान हो जाता है, O2 का आदान प्रदान हो जाता है, आदान प्रदान क्या हो जाता है। ठीक है, जिससे केशिकाएं O2 प्राप्त कर लेती है, जिससे केशिकाएं जो भी रुधिर वाहिकाएं आई हैं केशिकाएं, वो तो CO2 देके O2 प्राप्त कर लेती हैं, और कुपिकाएं, जिससे केशिकाएं O2 प्राप्त कर रुधिर के साथ विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाती हैं, जिससे केशिकाएं O2 प्राप्त कर रुधिर के साथ विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाती है, विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाती है। ठीक है, कोशिकाओं द्वारा जो प्राप्त CO2 होती है वो शरीर से बाहर ले जाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, कोशिकाओं द्वारा प्राप्त CO2 शरीर से बाहर ले जाई जाती है। तो ये था। अब देखिए, केशिकाएं जो क्या करती है, शेष शरीर से CO2 कुपिकाओं तक छोड़ने के लिए केशिकाएं लाती है। केशिकाएं जो CO2 लाती हैं और कुपिकाओं द्वारा जो वायु के साथ ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, वो ऑक्सीजन और CO2 केशिकाओं और कुपिकाओं के बीच इन गैसों का आदान प्रदान होता है, जिससे केशिकाओं के पास CO2 थी वो कुपिकाओं को दे देती है, और कुपिकाओं की जो ऑक्सीजन थी वो केशिकाओं को दे देती है। ये केशिकाएं फिर इन ऑक्सीजन को क्या करती है, रुधिर में मिक्स करके रुधिर के साथ कहाँ, शरीर के अन्य भागों तक पहुंचा देती है।
और CO2 जो कूपिकाओं के पास अब आ गई है, उसका शरीर में कोई काम नहीं है, तो वापस उसको बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये श्वसन तंत्र होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले आप इसका। आगे अपन इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे और श्वसन तंत्र के बारे में कुछ फैक्ट हैं वो भी अपन लिखेंगे। उम्मीद करता हूं जो भी आज अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।